गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसा हुआ पेपर आज का आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि आज सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो बच्चों आज हम एफ एस टी टू के पेपर नंबर 2 का एफ एस टी टू का जो पेपर हुआ है आज, उसके हिंदी माध्यम जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट 30 क्वेश्चन यानी 51 से लेकर 80 हम डिस्कस करेंगे और 81 से आगे 100 तक उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रिय डॉक्टर एस पी सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 51 नंबर। कथन और कथन 1 और कथन 2। ट्रोपोन एक समचक्रीय यौगिक है। बेटा ट्रोपोन की जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है, 7 मेंबर्ड रिंग, और एक फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें कीटोन, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। ये है बेटा ट्रोपोन। ठीक है। अब जरा देखते हैं, ट्रोपोन एक समचक्रीय यौगिक है। समचक्री का मतलब होता है रिंग में सभी क्या होने चाहिए, कार्बन। तो देखिए यहां पर रिंग में अगर बात करें तो सभी क्या है, यहां पर कार्बन है। और रिंग में अदर देन कार्बन होता, यानी कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, हैलोजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है। तो होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग में सभी एटम क्या हो, कार्बन। तो ट्रोपोन एक समचक्री है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ट्रोपोन एक अबेंजीनॉइड, अबेंजीनॉइड मतलब होता है नॉन बेंजीनॉइड, यानी बेंजीन रिंग नहीं है बट एरोमेटिक है। तो ट्रोपोन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ट्रोपोन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और नॉन बेंजीनॉइड है, अबेंजीनॉइड यौगिक, नॉन सॉरी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है और क्या है, नॉन बेंजीनॉइड। तो बिल्कुल सही है, ट्रोपोन एक समचक्री है, बिल्कुल सही। ट्रोपोन एक अबेंजीनॉइड है, हाँ बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, अबेंजीनॉइड। तो बताओ यहां पर कथन भी सही और कथन 1 सही और कथन 2 भी सही। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 4th। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, तो ये एरोमेटिक के साथ क्या क्या है, नॉन बेंजीनॉइड और होमोसाइक्लिक भी है, होमोसाइक्लिक। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। और कितने मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग है। और रिंग में कितने कार्बन है, 7। तो रिंग में 7 कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, यह है फिनॉल, इसके नाइट्रो पर, इसके आर्थो पर नाइट्रो, और एक मैंने बना दिया पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक। अगर इन दोनों को यहां पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर इंट्रा और यहां पर इंटर, ये मोर वोलाटाइल, यानी ज्यादा वाष्पशील है। ये क्या है, ज्यादा वाष्पशील, और ये क्या है, कम वाष्पशील। तो इनकी वाष्पशीलता में काफी अंतर है, तो इनको हम लोग अलग करते हैं भाप आसवन विधि से। किसे करते हैं, भाप आसवन विधि से। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर आणविक सूत्र C6H14 वाले यौगिक के लिए प्रकाशीय समावयवता की संभावित संख्या है। बेटा प्रकाशिक समावयवता के लिए कम से कम, अगर एल्केन, बेटा एल्केन है, देखो जरा CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, यानी कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन के नंबर डबल से 2 ज़्यादा हैं, तो ये क्या है, एल्केन है।
एल्केन है। अब जरा देखो, एल्केन के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमेरेज यानी प्रकाशिक समझौता। बेटा प्रकाशिक समझौता के लिए कायरल होना चाहिए, कायरल कार्बन। तो मैंने ये वाला कार्बन मुझे कायरल बनाना है। अब कायरल इसको बनाना है तो इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो बताओ सबसे छोटा से छोटा मैंने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। इससे अगर डिफरेंट चीज़ करना है और इससे बड़ी हो वो है मिथाइल, और इससे बड़ी और डिफरेंट होनी चाहिए मैंने लिख दिया इथाइल, और इससे बड़ी और डिफरेंट होनी चाहिए C3H7। तो बताओ हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा? 1 2 2 2 4 और 4 3 7, यानी कि 7 कार्बन की कम से कम एल्केन चाहिए अगर आपको एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमेरेज शो कराना है। तो एल्केन के प्रकाशिक समझौता शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 7। और यहाँ पर बेटा कितने हैं? 6। तो बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरेज कभी शो नहीं कर सकता। तो बताओ इसमें प्रकाशिक समझौता की संभावित संख्या कितनी होगी? 0। आगे बढ़ सकते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। आणविक सूत्र C4H11N वाले यौगिक के मध्यावयवी यानी कि मेटामेरिज शो करने के कितने मेटामर पॉसिबल हैं? तो मेटामर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर लें टोटल कितने अमीन। बेटा ये है किसका फार्मूला? अमीन का। और अमीन होती है बेटा 3 टाइप की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम लोग इसमें टोटल अमीन कितनी बनेंगी वो पहले देख लें, फिर हम लोग बता देंगे कितने मेटामेरेज शो होंगी। चलो, तो अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री अमीन की, तो मैंने इस मॉलिक्यूल से 1 डिग्री अमीन बनाना है तो मैंने NH2 लिख दिया। अब बताओ NH2 लिखने के बाद बचा क्या? ये C4H9 और C4H9 है ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल को लिखने के कितने तरीके होते हैं बेटा? 4। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। यानी कि 1 डिग्री अमीन बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4। यानी कि अगर पूछता इस फार्मूले से 1 डिग्री अमीन कितने बनेंगे? आंसर होगा 4। लेकिन ध्यान रखना, मध्यावयवता क्या 1 डिग्री अमीन शो कर सकता है? नहीं। जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बहुसंयोजी जो क्रियात्मक समूह हैं, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, वो शो करते हैं मध्यावयवता। और ये क्या है बेटा? 1 वैलेंसी। यानी कि अमीन क्या नहीं शो करता? मध्यावयवता शो नहीं करता। तो ये अपने काम के 4 नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो अब हम लोग बात करें 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन होता है बेटा NH। 2 डिग्री अमीन होता है NH। अब हम लोग इसमें बचे कितने? 4 कार्बन लिखना है, तो कम से कम इधर 1 कार्बन तो होगा ही, तो मैंने लिख दिया मिथाइल। तो बताओ बचे कितने? 3, यानी C3H7। और बेटा ये प्रोपाइल, और प्रोपाइल को लिखने के कितने तरीके? 2। प्रोपाइल को लिखने के कितने तरीके? 2। नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो ये कितनी स्ट्रक्चर बन गई? 2। एक ये बन गई और एक ये, एक नॉर्मल प्रोपाइल बना दें, एक आइसोप्रोपाइल। और दोनों क्योंकि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, NH क्या होता है? पॉलीवैलेंट, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या शो कर सकता है? मेटामेरिज्म। ठीक है। और बताओ एक में हमने नॉर्मल प्रोपाइल जोड़ दिया, एक में आइसोप्रोपाइल, तो बताओ ये दोनों आपस में क्या हो गए? मेटामर। चलिए एक तीसरा भी देखते हैं। तो एक ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल वाला और एक आइसोप्रोपाइल वाला। अब हम लोग एक ऐसा देखते हैं कि एक कार्बन उठा के इधर कर दें, तो इधर भी हो गया बेटा इथाइल और इधर भी क्या हो गया? इथाइल। तो एक ये बन गया। तो टोटल बताओ, और ये तीनों आपस में क्या होंगे? मध्यावयवता शो करेंगे। तीनों आपस में क्या शो करेंगे? मध्यावयवता। तो अभी 2 डिग्री अमीन से कितने मध्यावयवी? 3। अब जरा 3 डिग्री अमीन से देखें, ये कम से कम 1 मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो बचा क्या? इथाइल। अब आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इनमें कुछ चेंज करके कुछ चेंज ला पाएं। इनमें कुछ इधर का इधर करके कोई चेंज नहीं ला सकते। तो बताओ ये क्या मध्यावयवता शो कर सकता है? नहीं। और बेटा ध्यान रखना, 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। यानी कि ये और ये आपस में फंक्शनल, ये और ये आपस में फंक्शनल, तो और ये आपस में मध्यावयवता।
तो बताओ यहाँ पर मध्यावयवता कौन कौन से हो गए। एक तरफ हमने क्या जोड़ दिया, नॉर्मल प्रोपाइल, एक तरफ जोड़ दिया आइसोप्रोपाइल, और एक बार दोनों तरफ क्या जोड़ दिया हमने, इथाइल। तो टोटल यहाँ पर मध्यावयवता की संख्या कितनी हो गई, 3। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 कथन 1 और कथन 2। अति संयुग्मन में सिग्मा और पी कक्षकों का अतिव्यापन शामिल है। बिल्कुल सही। देखो जरा, पॉजिटिव सिंगल CH, पॉजिटिव सिंगल CH, फ्री रेडिकल सिंगल CH, या डबल बॉन्ड सिंगल CH, ये इन 3 कंडीशन में। और बताओ यहाँ पर क्या एक प्योर p ऑर्बिटल है, तो प्योर p ऑर्बिटल और ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल और ये जो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये CH वाला, तो प्योर p ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड के बीच में क्या होता है, अतिव्यापन शामिल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड और p कक्षकों का अतिव्यापन शामिल होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो जरा, प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो भौतिक गुणों को प्रभावित नहीं करता। तो बेटा नहीं, गलत है यहाँ पर, प्रभावित करता है। प्रेरणिक प्रभाव भौतिक गुणों को प्रभावित कर सकता है। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज आ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ में चेंज आ सकता है, तो इससे भौतिक गुणों में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव भौतिक गुणों को प्रभावित नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, गलत। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। तो कथन 1 सही, कथन 2 गलत। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। छप्पन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इलेक्ट्रोफाइल है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जिनमें क्या होती है, कमी होती है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन जिनके पास कमी हो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब बताओ इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां पर कौन है। बेटा जो एनायन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये तीनों ही क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये तीनों ही क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो आंसर बेटा कौन सा हो गया, सेकेंड। अब जरा देखना बेटा, जो BH3 होता है, BH3 में अगर देखें हम लोग, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या बना लेता है, डाइमर। और ध्यान देना, अगर इसके B2H6 का स्ट्रक्चर देखें, ये 4 टर्मिनल BH बॉन्ड और 2 ब्रिज जिनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अब जरा देखिएगा, यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक घूमते रहते हैं, यानी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जब कभी इस तरफ होंगे दोनों तो ये डेफिशिएंट होगा, और अगर इस साइड होंगे तो ये डेफिशिएंट होगा। लेकिन हमेशा इसकी डिफिशियंसी पहले की अपेक्षा, BH3 की अपेक्षा डिफिशियंसी कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन अभी भी ये क्या होगा, डेफिशिएंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 प्लस, बताओ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बीन, तो कार्बीन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्लियर है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कितने, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। बेटा हाइड्रोजिनेशन किनका होता है, जिनमें पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो कम से कम 2 एटम के बीच में ही पाई बॉन्ड होगा, 2 एटम के बीच में।
तो बताओ जब इनका हाइड्रोजनेशन होगा तो कम से कम 2 कार्बन की एल्केन बन जाएगी, 2 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। पहले CH2 था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा CH3 यानी कम से कम 2 कार्बन की एल्केन बनेगी। तो बताओ क्या यहाँ पर मीथेन बना सकते हैं हाइड्रोजन से? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन की एल्कीन तो नहीं होती। अगर 1 कार्बन की एल्कीन होती तो हम लोग हाइड्रोजन को बना सकते हैं, लेकिन 1 कार्बन की एल्कीन होती नहीं, कम से कम 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन, तो हम लोग ये बना सकते हैं, ठीक है, ईथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, लेकिन मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ईथेन के सबसे ऊर्जावान, यानी कि अगर एनर्जी सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, और अगर स्टेबिलिटी सबसे कम है तो बताओ ये कौन सा फॉर्म होगा? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और इक्लिप्स्ड फॉर्म में मरोड़ी कोण यानी कि डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल जिसको बोलते हैं मरोड़ी कोण, तो सबसे ऊर्जावान संरोपण के लिए मरोड़ी कोण यानी इक्लिप्स्ड फॉर्म के लिए डाइहेड्रल एंगल कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। बेटा इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रुप के ठीक पीछे ग्रुप, ग्रुप के ठीक पीछे ग्रुप आ जाना, और अगर ऐसा आ गया तो इनके बीच डाइहेड्रल एंगल क्या होता है बेटा? 0। तो ईथेन के सबसे ऊर्जावान संरूपण के लिए मरोड़ी कोण यानी डाइहेड्रल एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा अल्कोहल की रिएक्शन चाहे PCl5 हो चाहे PCl3, का दोनों का PCl3 और PCl5 दोनों का काम होता है OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ। तो देखो यहाँ से OH हट गया और Cl लग गया, तो अल्काइल क्लोराइड बन गए। बट यहाँ पर इन्होंने पूछा है साइड प्रोडक्ट क्या होंगे, तो ध्यान देना बेटा PCl5 के केस में जो साइड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हमेशा POCl3। क्लियर है? POCl3। और जो PCl3 के केस में जो साइड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? H3PO3। ये आपको याद रखना है, और इस साल बेटा नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? नीट 2024 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस साल, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? सबसे पहले पूछा है B, यानी ये पहले ये बताना है फिर A बताना है, तो ये भी ध्यान रखना है, पहले B बताना है फिर A। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले POCl3 फिर H3PO3। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कथन 1 कथन 2। शॉर्ट रिएक्शन, बेटा शॉर्ट रिएक्शन की अभिक्रिया से फ्रेऑन बनाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बेटा। अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें और इसकी हम लोग किससे रिएक्शन करा दें? AgF से, सिल्वर फ्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराने पर क्या बन जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बन जाएंगे बेटा? एक क्लोरीन अगर हटा दो, एक फ्लोरीन लगा दो और 3 क्लोरीन बचेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही क्या बोलते हैं? फ्रेऑन। तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट रिएक्शन की अभिक्रिया से फ्रेऑन बना सकते हैं। तो अगर हैलोजन कोई हटाकर फ्लोरीन लगा दें तो रिएक्शन का नाम है क्या? शॉर्ट। और अगर कोई हैलोजन हटा के आयोडीन लगा दें तो उसको बोलते हैं फिंकलस्टीन। अब नेक्स्ट, फिंकलस्टीन की अभिक्रिया का उपयोग एल्काइल फ्लोराइड तैयार करने के लिए, नहीं एल्काइल फ्लोराइड नहीं, एल्काइल आयोडाइड। तो कथन 1 सही हो गया और कथन 2 गलत हो गया। कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यहाँ पर प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH यहाँ पर रिएक्शन करेगा वाटर, और वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जो A प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 OH। ठीक। अब इसकी कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और ये क्या निकाल देगा? वाटर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्रोपीन। क्या बन जाएगी? प्रोपीन। ये बन गई प्रोपीन।
इसकी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो जरा B2H6 और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन में वाटर का एडिशन होता है, वाटर का एडिशन किस रूल से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं, किसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएक्शन। तो बताओ यहाँ पर एंटी मार्कोनी क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो OH यहाँ, H यहाँ, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर है, तो बन गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है, और प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, 0। तो बेटा 2-3 स्पीशीज हमें याद रखना है कि लैंथेनाइड में कौन सी डायामैग्नेटिक होती हैं, तो याद रखना है Ce+4 Yb+2, Ce+4 Yb+2। तो बताओ यहाँ पर Ce+2 लिखा है तो ये गलत हो गया, Yb+2। आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट, येट्रियम, लैंथेनम, यूरोपियम और ल्यूटीशियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम होगा। तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज करें तो स्कैंटियम ये है, ये ग्रुप नंबर 3 है, और अगर ग्रुप नंबर 3 में जहाँ पर लैंथेनम है वहीं पर 14 लैंथेनाइड हैं, और जहाँ पर एक्टिनियम है उसी जगह 14 एक्टिनाइड हैं। अब हमें बताओ टॉप टू बॉटम साइज, टॉप टू बॉटम सेल नंबर बढ़ेगी, और सेल नंबर बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। तो येट्रियम से ज़्यादा साइज किसका है, लैंथेनम का। और लैंथेनम से अगर हम लोग बात करें सीरियम से लेकर कहाँ तक, ल्यूटीशियम तक, तो बताओ सबसे बड़ा साइज इसका होगा, फिर इसका होगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो बताओ अगर ल्यूटीशियम तो ये है, लैंथेनम ये है, येट्रियम ये है, और एक बीच में क्या होगा, EU यहाँ। तो अगर हम लोग अरेंज करें ऑर्डर में तो सबसे बताओ यहाँ पर ये कम सेल होंगी, यहाँ पर ज़्यादा सेल होंगी, तो बताओ सबसे छोटा साइज कौन सा हो जाएगा, Y+3। तो Y+3 यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग देखें लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो बताओ इनमें सबसे छोटा यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा कौन हो जाएगा, Lu+3। तो बताओ Lu+3, और इनमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, La+3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CONH3 को होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं, बिल्कुल सही। अगर सभी लिगैंड बताओ यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 के 6 अमोनिया जो लिगैंड की तरह काम कर रहे हैं वो सेम है, तो क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक। और अगर अगले वाले में देखें, ये NH3 के साथ क्या हो गया, 2 क्लोरीन, यानी 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, तो बताओ ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो पहला वाला क्या है, होमोलेप्टिक, और दूसरा वाला हेट्रोलेप्टिक, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कथन 2, यौगिक में केवल एक प्रकार के, हाँ बिल्कुल सही है, एक प्रकार के लिगैंड होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें अमोनिया और क्लोरीन 2 डिफरेंट टाइप के लिगैंड हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कथन 1 सही, कथन 2 सही, आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4th नंबर। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। 65, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिक का आयुपेसी नाम होगा। तो बेटा आयुपेसी नेम के लिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसको क्या मान लिया, X। और अमोनिया न्यूट्रल होता है 0, कार्बोनेट CO3 -2 होता है, और कार्बोनेट कितना है 1, तो -2, और बाहर क्या है क्लोरीन, और वो भी क्या है 1, तो ये क्या हो गया -1 बराबर 0।
तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो बताओ यहाँ कोबाल्ट क्या हो जाएगा +3। चलो अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से देखें तो ये 2+2 लिखा हुआ है, गलत हो गया। अब ये देखिए बोला पहले यहाँ पर कैटायन, और कैटायन यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स है, और कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम के अंत मेटल का नाम सिंपल लिखा जाएगा, लेकिन अगर एनायन की मेटल है तो बाद में क्या लगा देंगे 8। तो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो कोबाल्टेट होता, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट होगा। तो बेटा यहाँ पर देखो कोबाल्टेट लिख दिया, ये गलत, तो केवल सिंपल कोबाल्ट होगा। तो आंसर तो फर्स्ट एंड फोर्थ में कुछ होगा। चलो देखते हैं क्या है। अब नाम लिखते समय, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं लिगैंड का, फिर इसके बाद सेंट्रल मेटल का। तो बताओ लिगैंड यहाँ पर दो हैं, अमीन और कार्बोनेटो। क्या नाम है अमीन और कार्बोनेटो। अमीन में ए आता है, कार्बोनेटो में सी, तो पहला किसका नाम लिखा जाएगा अमीन का। और 5 है अमीन, तो पेंटा अमीन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और यहाँ ट्राई अमीन लिखा हुआ है, ट्राई अमीन नहीं बेटा पेंटा अमीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट पेंटा अमीन। और ध्यान रखना अमोनिया में जो लिगैंड का नाम होता है वो होता है AMM, ये होता है, और जो अमीन होता है ये NH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमीन, और ये अमोनिया को हम लोग बोलते हैं अमीन AMM। ठीक है, तो अगर इंग्लिश उसमें स्पेलिंग लिखी होती है इसकी तो AMM वाला सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। बेटा ध्यान रखना जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें रिंग बन जाती है, जिनमें क्या बन जाती है रिंग बन जाती है, चिलेटिंग और नॉन चिलेटिंग अगर बात करें चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स और नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कौन है चिलेटिंग स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होंगे चिलेटिंग, फिर नॉन चिलेटिंग। अब जरा देखो यहाँ पर सभी में यहाँ पर अमोनिया के साथ वाटर और ब्रोमीन, वाटर और नाइट्रेट, ये सब क्या हैं जितने भी लिगैंड हैं वो सब मोनोडेंटेट हैं। और मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं बेटा, जो एक दंतुक लिगैंड होते हैं वो नॉन चिलेटिंग होते हैं। और जो एथिलीन डाइमीन EN है, एथिलीन डाइमीन वो बाइडेंटेट होता है, और बाइडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं चिलेटिंग। द्विदंतुक लिगैंड क्या होते हैं चिलेटिंग। तो EN क्या है यहाँ पर चिलेटिंग, और ये तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट। 67, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का प्रतिशत कितना है 80%। तो बचा हुआ कह रहे हैं कि शेष प्रतिशत हाइड्रोजन है, तो शेष प्रतिशत हाइड्रोजन है यानी कितना 20%। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला, इसके लिए हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, उसके नीचे उसका परसेंटेज लिखते हैं या उसका मास लिखते हैं, डिवाइड बाई कर देते हैं उसका एटॉमिक मास 12 और यहाँ पर 1। ठीक है, इसका हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बेटा 20 को अगर इससे 80 से काटें तो कितना हो जाएगा 4/12 रेशियो 4 से इसको काटो 3 बार तो 1/3 रेशियो 1, और दोनों तरफ बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करने के लिए क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3। तो बताओ क्या आ गया 1:3 1:3। तो बताओ अगर 1 को इसके आगे लिखें 3 को इसके आगे लिखें तो फार्मूला हो गया बेटा क्या CH3। तो बताओ इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा CH3। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको पहले एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो एयर है, एयर में
अबाउट, होता तो ऐसे 21 है, अबाउट 20% क्या होती है O2। ध्यान रखना, एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन गैस है, लगभग 20%। इसका मतलब क्या है, अगर 100 लीटर एयर है, 100 लीटर एयर है, तो उसमें 20% इसका, यानी कि 100 का 20% कितना होगा, 20 लीटर O2 होगी। बात समझ में आई? 100 लीटर अगर एयर लें तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी, 20 लीटर। तो अगर तुम्हें 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो तुम्हें एयर कितनी लेनी पड़ेगी, 100। अगर तुम्हें 40 लीटर ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है तो तुम्हें एयर कितनी लेना पड़ेगा, अगर इसको डबल किया तो इसको, यानी कि 200 लीटर एयर लेनी पड़ेगी। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। 8 लीटर एसिटिलीन, उसको जलाते हैं, जलाने का मतलब कंबसन, और कंबसन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो C2H2 इसकी कंबसन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। बताओ यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। कार्बन है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए। हाइड्रोजन है 2, 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर अगर देखें तो बताओ यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/2। चलो अब इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम अगर देखें तो अगर इसका, ये सब बेटा क्या है, गैस है, तो अगर ये 1 लीटर तो इसके 5/2 लीटर, अगर ये 1 लीटर तो ये 5/2 लीटर, और इसका कितना लीटर, 8 लीटर। तो अगर ये 8 लीटर है तो अगर ये 1 है तो ये 5/2, तो ये 8 है तो ये कितना, 8 × 5/2, तो ये कितना, 2, ये 4 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कितना लीटर, 20 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक, अगर इसके 8 लीटर को कंबसन कराना है तो कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 20 लीटर। और हमें 20 लीटर ऑक्सीजन के लिए कितनी एयर की ज़रूरत होगी, तो यह मैंने पहले बता दिया, 20 लीटर ऑक्सीजन के लिए कितने लीटर एयर की ज़रूरत होती है, 100 लीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th 100 लीटर। नेक्स्ट 69, समान आयतन वाले 2 फ्लास्क हैं A और B, और उनमें समान स्थिति यानी वॉल्यूम समान, टेम्परेचर प्रेशर समान। तो PV = NRT से देखें, वॉल्यूम उन्होंने दोनों A और B फ्लास्क का वॉल्यूम भी सेम ले लिया। अगर उन्होंने बोल दिया समान स्थिति में, यानी टेम्परेचर प्रेशर भी क्या हो गया, समान, R सेम होता ही है, यानी N बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। N बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी मोल्स दोनों में अमोनिया और SO2, एक में भरा है हमने SO2 और एक में भरा है अमोनिया, और दोनों के मोलों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों में समान मोल होंगे। आंसर हो जाएगा 3rd। 70, यदि 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, बिल्कुल बेटा स्टेटमेंट थोड़ा सा सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, यदि हाइड्रोजन परमाणु को 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं, यह हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो ऐसा होना चाहिए, यदि 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आपूर्ति हाइड्रोजन एटम को की जाती है, अब सही हो गया, यदि 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आपूर्ति हाइड्रोजन एटम को की जाती है तो उत्सर्जित वर्णक्रमीय रेखाओं की संख्या यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेंगी। तो बेटा ध्यान देना, अगर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकेंड की -3.4, थर्ड की -1.51, ये है। और बताओ अगर यहाँ पर हाइड्रोजन में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में, और फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन तुमको एक्साइट कराना है कहाँ पर, सेकेंड सेल में, तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2। कितनी चाहिए, कम से कम 10.2 चाहिए। अगर इससे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। क्लियर है,
10.2 से अगर कम एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं 9.9, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट नहीं होगा। अगर ये एक्साइट नहीं होगा तो बताओ यहाँ पर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आंसर होगा नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 71। एक परमाणु में क्वांटम संख्याओं में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, एक परमाणु में क्वांटम संख्याओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, किसी एटम के चारों क्वांटम नंबर अगर दे दे तो वो पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। चारों क्वांटम नंबर किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं सही हो सकती किसी एटम में। तो यहाँ पर n भी दे दिया, l भी दे दिया, m भी दे दिया और s भी दे दिया, यानी ये पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर हैं। तो ये क्वांटम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइडियल गैस है 2 मोल निर्वात में, यानी एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया बेटा? P एक्सटर्नल क्या हो गया? 0, और वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और बताओ यहाँ पर अगर निर्वात है यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, निर्वात में एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो बताओ वर्क डन क्या होगा? 0। तो वर्क डन हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा पहला। तो आदर्श गैस के 2 मोल निर्वात में अगर स्वतः फैलते हैं तो कितना कार्य किया जाएगा? यानी वर्क डन होगा 0। 73, ऊष्मा विरेचन का निम्नलिखित में से कौन सा मान दर्शाता है कि उत्पाद सबसे कम स्थिर है? बेटा ध्यान देना, एक बात है, अगर रिएक्शन ऊष्मा शोषी है तो उसका प्रोडक्ट को क्या होगा? अनस्टेबल, यानी कि कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है यानी कि ऊष्मा छेपी रिएक्शन का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल। तो एक बार इसको हिंदी में बोल दे बेटा, ऊष्मा छेपी रिएक्शन के जो उत्पाद होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। जो इंडोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे यानी कि जो ऊष्मा शोषी रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? कम स्टेबल होंगे। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होता है। तो बेटा यहाँ पर 2 निगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इनके प्रोडक्ट तो स्टेबल होंगे। तो हमें कह रहे हैं कि कम स्थिर, यानी कि आंसर तो इनमें दोनों में होगा। अब ये देखो जरा, डेल्टा H पॉजिटिव में कम है, डेल्टा H पॉजिटिव में ज़्यादा है, यानी कि मोर इंडोथर्मिक है, और मोर इंडोथर्मिक के प्रोडक्ट और कम स्टेबल होंगे। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ। एक ही रिएक्शन दी हुई है इक्विलिब्रियम, और इसके लिए डेल्टा H क्या दे दिया उन्होंने? निगेटिव। डेल्टा H निगेटिव का मतलब यहाँ पर कैसी रिएक्शन? ऊष्मा छेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के लिए उच्च ताप और कम ताप, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और प्रोडक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? लो। टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? लो, क्योंकि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। और प्रेशर को रख रहे हैं बेटा हाई, और प्रेशर को हाई रख रहे हैं तो यहाँ पर ये बताना है कि इसके लिए अनुकूल स्थिति होने के लिए ए, बी और सी में क्या रिलेशन होगा। ए यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी और सी क्या है? प्रोडक्ट हैं। तो ध्यान देना, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस साइड जाती है जिधर गैसेस मोल कम हो, अब बताओ, अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसेस मोल क्या हो? कम, और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, यानी रिएक्शन को किधर ले जाना है? फॉरवर्ड।
यानी इस साइड गैसेस मोल क्या होंगे, कम, यानी ए ज़्यादा है बी प्लस सी से, यानी गैसेस मोल अगर इधर कम होंगे तभी प्रेशर बढ़ाने पे इधर गई है रिएक्शन, और हमें क्योंकि बताया है कि अनुकूल है प्रेशर बढ़ाना, यानी कि ए की वैल्यू ज़्यादा है बी प्लस सी से। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बेटा होता है HNO2, और HNO2 कैसा टाइप का एसिड है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, और वीक एसिड के साथ ये HA टाइप का एसिड है। कैसा टाइप का, HA टाइप का, यानी कि ये मोनोप्रोटिक एसिड है। कैसा ना, मोनोप्रोटिक एसिड। और मोनोप्रोटिक एसिड के लिए बेटा HA का अगर हम लोग बात करें तो H प्लस प्लस A माइनस, और अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 तो बताओ ये C माइनस C अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा। तो बेटा H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गई यहाँ पर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, और बताओ यहाँ पर दे दिया है इसका pH, और पूछा क्या है, इसकी मोलरता यानी C पूछ लिया है। तो बताओ यहाँ pH अगर दे दे, pH बराबर 2, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻²। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, तो बताओ ये C अल्फ़ा, और अल्फ़ा बराबर होता है √Ka/C, √Ka/C, तो बताओ H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा √K/C, √K/C। तो बताओ यहाँ पर H प्लस आयन बराबर हो गया √K/C, और तुम्हें निकालना है कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, तो C बराबर यहाँ पर निकालें तो क्या हो जाएगा, C बराबर, ये रूट हटाएं इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाई K, ये अपना फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, तो बस वैल्यू ही पुट करना है। तो देखते हैं जरा, C बराबर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻², और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻4 डिवाइड बाई K, और K यहाँ पर दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट गया, तो तब C बराबर आ गया 1/4.5, 1/4.5। जरा इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2/9। 4.5 का डबल कितना करोगे, 9 हो जाएगा। अब बताओ इसको डिवाइड करें तो ये अगर लगभग कितना होगा, 9 दूनी 18, 0.2 के आसपास आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक, 0.2, और 0.2 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित सॉल्ट्स यानी लवणों में 0.1 नॉर्मल विलियन का pH निम्नलिखित क्रम में होगा। जरा ध्यान देना, pH स्केल में अगर हम लोग बात करें, ये न्यूट्रल के pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल की pH कितनी, 7। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिक, और 7 से कम है तो एसिडिक। जितना pH कम होगी एसिडिक ज़्यादा होगा, pH जितनी ज़्यादा होगी बेसिक ज़्यादा होगा, pH 7 है तो न्यूट्रल होगा। अब जरा यहाँ पर देखिए कौन कौन सी स्पीसीज हैं। बेटा यहाँ पर NaCl एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और इसकी बेटा pH होती है कितनी, 7। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH होगी 7, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये है बेटा Cl कहाँ से आएगा, HCl से, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम आएगा वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और यहाँ पर नेचर स्ट्रॉन्ग से बताई जाती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो बताओ pH 7 से कम होगी, तो pH लेस देन 7 होगी। चलो आगे बढ़ें, NaCN, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया है, ये HCN से आया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस है यानी pH 7 से ज़्यादा होगी तो pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7। अब यहाँ पर HCl है, HCl सॉल्ट नहीं है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH 7 से बहुत कम होगी, pH 7 से कम होगी। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस pH 7 से कम है, बट ये 7 से बहुत कम है क्योंकि इसकी pH बहुत ही इधर होगी और इसकी pH, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की pH इधर होगी। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करें तो इनमें सबसे ज़्यादा pH कौन हो गया? NaCN की। तो NaCN की pH सबसे ज़्यादा, तो pH का ऑर्डर बताना है तो सबसे आगे होना चाहिए NaCN, और NaCN बेटा एक जगह है। और सबसे कम pH किसकी होगी? HCl की। तो मेरे हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? यही होगा भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। तो सबसे ज़्यादा कौन pH होगी? NH4Cl, सबसे कम ये न्यूट्रल है 7, और ये 7 से ज़्यादा, और ये 7 से कम। तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और सबसे पीछे कौन जाएगा? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का एक तनुजली विलयन है, वाष्प दाब 373 केल्विन, 373 केल्विन पर कितना है बेटा? 750 mm ऑफ Hg। ठीक है, और 373 यानी ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पर अगर वाटर प्योर होता तो वेपर प्रेशर कितना होता? 760, यानी कि P0 इसका होता कितना? 760। और ये अगर सलूशन हो गया, उसमें कुछ ग्लूकोज मिला दिया तो हो कितना गया? 750, यानी ये pH बराबर हो गया 750। तो बेटा सॉल्यूट का जो मोल अंश है, मोल अंश मतलब मोल फ्रैक्शन x निकालना है सॉल्यूट का। तो बेटा एक रिलेशन होता है P0 माइनस PS अपान में P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यानी मोल अंश किसका? सॉल्यूट का, यानी कि विलेय का। अब जरा पुट कर देते हैं, और हमें निकालना क्या? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये निकालना है। बताओ P0 दिया है कितना? 760 माइनस 750 अपान में 760। तो बताओ ये 10 आ जाएगा, तो 10/760, तो 10 में एक 0 से 0 कट जाएगा। तो बताओ ये x सॉल्यूट आ गया बेटा कितना? 1/76। 1/76 आंसर है कौन सा बेटा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 मोलर K2SO4 विलयन 90% अगर अपघटित होता है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा परसेंटेज, अगर अल्फा बात करें 90%, तो केवल अल्फा की बात करें तो 0.9, अल्फा हो गया 0.9। जरा देखो K2SO4 किस में ब्रेक होगा? 2K प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ से बेटा n बराबर क्या आ गया? 3। और डिसोसिएशन के केस में जो वांट ऑफ फैक्टर होता है I बराबर 1 प्लस n-1 अल्फ़ा। ठीक है, सॉल्व करें। 1 प्लस n बेटा कितना आ गया? 3, 3 माइनस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू अल्फ़ा, और 2 इंटू अल्फ़ा यानी 0.9, 9 दूनी 18 यानी 1.8, और 1.8 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2.8। क्लियर है? तो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो कितना आ गया? 2.8। तो बस बहुत ही सिंपल है। क्या निकालना है बेटा? परासरण दाब। परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू ICRT। तो I कितना आ गया? 2.8। C यहाँ पर दिया है बेटा कंसंट्रेशन मोलरिटी 0.1, R 0.0821, क्योंकि बेटा 0.0821 लीटर ATM, क्योंकि यहाँ पर ATM में हमें चाहिए तो R हमने ये रख दिया, इंटू टेम्परेचर केल्विन में कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। ये हो जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बेटा कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 6.89। कितना आ जाएगा, 6.89। और देखो बेटा अंतर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग एक जीरो से पॉइंट उड़ा दें तो ये तो 1 हो गया, इस जीरो से ये 0.8, तो बेटा 0.8 इंटू 3, 0.8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24 यानी 2.4, और 2.4 में 2.8 का मल्टीप्लाई, तो बताओ यहाँ पर ये लगभग, इसको 3 मान लो, इसको मान लो 2, क्योंकि इसको कम कर दिया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये लगभग 3 हो गया, और ये 2 मान लो तो 3 दूनी 6 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो यही आंसर 79। एक अभिक्रिया है N2O5 गिव्स ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2, और ये दिया हुआ है कि इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, बताना है कि K1 K2 K3 में क्या रिलेशन होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है बेटा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, पहले हम लोग रेट लॉ लिख देंगे, R बराबर रेट लॉ इसके लिए लिखें तो R बराबर माइनस डी N2O5 बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 डी NO2 बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1 अपान में हाफ, तो हाफ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 डी O2 बाई डी टी। ये हो गया, ये अपना रेट लॉ है। बट इन्होंने देखो बेटा क्या लिखा, जो लिखा है इसको वही लिख देते हैं, माइनस डी N2O5 बाई डी टी, इन्होंने लिखा बराबर ये है K1 इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन। ये दूसरा DNO2 बाई डी टी इक्वल टू K2 N2O5। तीसरा DO2 बाई डी टी, DO2 बाई डी टी बराबर आ जाएगा K3O N2O5। ये गिवन है। तो बेटा ये तो पहले ये तो दिया है उन्होंने, हमने क्या लिखा है बस ये। तो बताओ रेट बराबर, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब एक चीज़ बताओ, DN2O5 बाई डी टी, ये क्या माइनस DN2O5 बाई डी टी यही लिखा हुआ है, और ये लिख रहे हैं K1 इंटू N2O5, और हम लिखना है इसको किसके बराबर R। तो बताओ ये किसके बराबर हो गया, R के। ठीक, अगली DNO2 बाई डी टी, तो बताओ DNO2 बाई डी टी ये क्या लिख रहे हैं, K2 इंटू N2O5, और DNO2 बाई डी टी को अगर लिखें तो 2 इधर आ जाएगा, तो DNO2 बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 2R के। तो इसको हम लिख देंगे 2R के। जरा इसको देखो, DO2 बाई डी टी और DO2 बाई डी टी किसके बराबर है, तो ये R, ये 2 नीचे ले आना पड़ेगा, तो ये बताओ कितना हो गया, R बाई 2। अब बहुत सिंपल हो गया। तो बेटा ये तो नहीं देखना, बस हमें इतने से मतलब है। अब इतने से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब बहुत सिंपल, बताओ हमें रिलेशन अगर निकालना है K1 और K2 में, तो K1 और K2 में रिलेशन निकालना है, तो इसको और इसको डिवाइड कर दो 1/2। तो 1/2 डिवाइड करोगे तो N2O5 से N2O5 कट गया। बताओ बच्चा क्या, K1 बाई K2 बराबर, तो K1 बाई K2 बराबर क्या हो जाएगा, R बाई 2R। तो R से R कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो बताओ यहाँ से आ जाएगा K2 बराबर 2K1, K2 बराबर 2K1। और ऐसा कहाँ पर है, K2 बराबर 2K1, K2 बराबर K1 गलत, K2 बराबर तो यहाँ पर ये K/2 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही फर्स्ट। जरा K2 और K3 में रिलेशन देखें, तो K2 और K3 में रिलेशन देखना होगा तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये R से R कट जाएगा। तो 2/1/2 तो क्या हो जाएगा 4, तो इधर आ गया 4,
तो K2/K3 ये आ गया 4, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा 4K3, K2 बराबर क्या हो गया 4K3, K2 बराबर 4K3, तो बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो ये इसका पूरा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, अग्र अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 50 किलो कैलोरी। अग्र अभिक्रिया की अगर एक्टिवेशन एनर्जी 50 है तो इसकी पश्च अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो बेटा 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से कुछ कम भी हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा 50 किलो कैलोरी से ज़्यादा या 50 किलो कैलोरी से कम। रीज़न यह है कि इन्होंने ये नहीं दिया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। जरा देखना, अगर रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है यानी कि एक्सो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल कम। ये अगर ऊष्माशोषी है तो ऊष्माशोषी है तो रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल कम, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज़्यादा, ऐसा ग्राफ होगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। ठीक, अब जरा देखो, कह रहे हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 50 है तो बैकवर्ड वाली 50 से ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये 50 है तो ये 50 से कम। तो ये डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक। तो अभी आंसर क्या बताएंगे, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से कम, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन के बारे में नहीं बताया कि ये एक्सो है या इंडो। तो बेटा ये सेशन कैसा लगा, तो मैंने 51 से लेकर 80 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। इसके आगे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे उपेंद्र सर, ठीक है। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये FST 02 का, जिसमें हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे 51 to 80 क्वेश्चन करेंगे। रवि उत्तम सर ने किया, अब उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं 81 से लेकर के 100 तक, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब पहली बात तो यह हुआ कि आप लोग का पेपर कैसा रहा, बताइए आप लोग पेपर कैसा रहा। आप लोग का पेपर तो आप लोग का बहुत अच्छा रहा है, पेपर बहुत ईजी था, कंसेप्चुअल था, तो आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे। तो चलिए देखते हैं 81 की बात करते हैं हम लोग हैं। तो क्या लिखा हुआ आपसे, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों F- नियान एंड सोडियम यानी A+ का आकार प्रभावित होता है। आकार प्रभावित होता है, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं आकार अगर प्रभावित होता है, यहाँ बात करेंगे हम लोग। तो देखो किस पे प्रभावित होता है, यहाँ दिया हुआ क्या, नाभिकीय आवेश, संयोजी मुख्य क्वांटम संख्या n, बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अंतःक्रिया, कोई भी कारक नहीं क्योंकि इसका आकार समान है। तो यहाँ याद रखिएगा किस पे आकार प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश पे। किस पे होता है, नाभिकीय आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो नाभिकीय आवेश की बात करते हैं, नाभिकीय आवेश का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका अट्रैक्शन बिटवीन, क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, क्या, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बाह्यतम कोश में क्या अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यही अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा आपका, जिसका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बीच में अट्रैक्शन जिसका जितना ज्यादा होता है उसका नाभिकीय आवेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज
ठीक है ना, उसका उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका आयनिक साइज। क्या होता है? आयनिक साइज। क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या ऐसे लिख दिए हम लोग, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या आयनिक साइज। साइज लिख दीजिए, ठीक है ना। तो किस पे प्रभावित होता है आपका? नाभिकीय आवेश पे। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात किया जाए तो क्या होगा आपका? सेम इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका? समान इलेक्ट्रॉन। सभी लोगों के इलेक्ट्रॉन समान है तो यहाँ पर किस पे प्रभावित होगा आपका? नाभिकीय आवेश पे। और यहाँ पूछा जाएगा किसका साइज ज्यादा होगा, तो F माइनस का, जिसमें निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका क्या होता है आपका? उसका साइज, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज उसका उतना ही क्या होता है आपका? ज्यादा होता है। फिर क्या होता है? न्यूट्रल एटम, नियान की बात करेंगे, फिर क्या होगा आपका? Na+ हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस पे प्रभावित होगा आपका? नाभिकीय आवेश। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 82 की। 82 की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ? तत्वों बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन पर विचार करते हुए उसके आध्यात्मिक गुण का सही क्रम है। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है आपका? धात्विक तो अधात्विक गुण क्या करते हैं आपके? इंक्रीज करते हैं। यहां पूछा जाएगा क्या? धात्विक तो अधात्विक गुण क्या होते हैं आपके? इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। तो यहां पूछा जाएगा क्या? आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? बढ़ेगा। तो यहां पूछा गया है कौन सा? क्या आपसे क्या? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्या दिया है आपका? सिलिकॉन। और याद रखिएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं आपके? घटते हैं। क्या होते हैं आपके? घटते हैं। अगर घटेगा तो क्या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी का पॉइंट दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपका? किसका होगा आपका? फ्लोरीन का। फिर कौन सा होगा आपका? नाइट्रोजन का। फिर कौन सा हो जाएगा आपको बताइए? फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का। यहाँ पे फिर कार्बन हो जाएगा। कार्बन के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? बोरान का। बोरान के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? सिलिकॉन का। किसका होगा आपका? सिलिकॉन का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आध्यात्मिक गुण फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होते हैं? घटते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए? कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, फ्रॉम टॉप क्या कहते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं? घटते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं? आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट से लिया गया है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको करिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग हैं 83 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित तत्वों को प्रथम आयनन एंथैल्पी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। ये दिया हुआ आपसे है। तो पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ये दिया हुआ आपसे है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बात करें बेरिलियम और बोरान की बात करें, नाइट्रोजन और कार्बन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा आपका? 1s2 और क्या होगा आपका? 2s2। यहाँ देखो, जब यस सबसेल की बात करते हैं तो यहाँ क्या है? उसके पूरे सेल क्या है? फुलफिल्ड है। और यहाँ बात करें हम लोग बोरान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2 और क्या हो जाएगा आपका? 2p1 हो जाएगा। पी सबसेल की बात करें तो यहाँ 3 होते हैं, 3 में इसमें कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से हम जानते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन बेरिलियम और बोरान की बात किया जाए तो बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं? पूरे सेल इसके भरे हुए हैं। यही बात करते हैं नाइट्रोजन और अफीन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन की बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? याद रखिएगा आप लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो 1s2, 2s2 और क्या होता है आपका? 2p3 हो जाएगा। यहाँ पे p3 की बात किया जाए तो p सब सेल में 3 अडप्टर होते हैं, 3 कक्षक होते हैं और तीनों क्या है आपके? हाफ फील्ड है, अर्ध भरे हुए हैं, इसलिए क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 1s2, 2s2 और क्या होगा आपका? 2p4 हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या होंगे?
दो सेल अभी क्या है, अर्धपूर्ण, यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड की क्या अस्थायित्व तो ज्यादा होती है अपने बगल वाले एटम से, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, लिथियम, फिर कौन सा होगा आपका, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 84 की बात करते हैं। तो आईपीएसी के अनुसार परमाणु संख्या 109 वाले तत्वों को इस प्रकार दर्शाया गया है। तो आप जानते हैं, देखिए नीट के पॉइंट की बात की जाए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आईपीएसी से। तो यहाँ 109 की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं 1 को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अन बोलते हैं, और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, और 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएन बोलते हैं, प्लस क्या होता है आपका IUM होता है। कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे देखो अन का हम लोग क्या ले लेंगे, यू, एन का एन, और क्या ले लेंगे हम लोग, ई ले लेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, UNE, तो क्या होगा आपका, देखो UUE, UNH, UNQ, तो क्या हो जाएगा आपका, UNE हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 85 को। 85 का लिखा गया लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मिलाइए। बात करते हैं लिस्ट फर्स्ट की और बात करते हैं लिस्ट फर्स्ट सेकेंड की। तो देखो लिस्ट फर्स्ट की बात करेंगे तो यौगिक है, आकार और ज्यामिति दिया हुआ है। बताइए आप लोग नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो ये कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग, कौन सा आंसर सही होगा इसमें, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखिए बताते हैं आपको हैं, अमोनिया की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, और अमोनिया के बाह्यतम कोश में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 क्या बोलेंगे, इसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा। कैसा होगा आपका, त्रिकोणीय पिरामिड। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 4th इज द राइट आंसर। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा आपका, 4th हो जाएगा। यहाँ XeF4 की बात किया जाए तो अगर एक जिनान टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं तो जिनान टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जिनान के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 4 बॉन्ड पेयर हैं और क्या होंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp क्या होगा आपका 3d2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3 हो जाएगा। और क्या बोलेंगे हम लोग, क्या ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय पिरामिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग समतलीय, क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग समतलीय हो जाएगा आपका। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। तो देखिए ए का 4 बी का थर्ड, ए का 4 कोई नहीं, ए का 4 बी का थर्ड, देखो दिया हुआ है, ए का 4 बी का सेकेंड, तो देखो ए का 4 बी का थर्ड, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यही बात करें हम लोग क्या, SF4 की बात करें तो SF4 का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कैसा बनता है। देखो यहाँ पे SF4 की बात किया जाए तो यहाँ पर फ्लोरीन आप ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप फ्लोरीन ऐसे जोड़ दीजिए, और इसका एक लोन पेयर आप ऐसे जोड़ दीजिए, तो कैसा होगा आपका, शीशा शेप, कैसा होगा आपका, शीशा के आकार का होगा। तो कैसा होगा आपका, शीशा शेप हो जाएगा। और H2O की बात करेंगे तो H2O का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसे बनता है। H2O का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लीजिए, इसके पास देखिए 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर होंगे तो क्या होंगे आपके, मुड़ा हुआ होगा आपका, कैसा आपका मुड़ा हुआ, कैसा होगा आपका मुड़ा हुआ बेंड शेप, RV शेप हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं 86 की। आइए देखिए बी सेक्शन की बात करते हैं, खंड बी की। तो क्वेश्चन दिया गया है, गैसीय अभिक्रिया के लिए दर क्या दिया हुआ है, दर आपका दिया हुआ है क्या, दर इज इक्वल टू के, यहाँ पर ए और क्या दिया है आपसे, बी दिया हुआ है। पूछ रहा है यदि पात्र का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 तक कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभ की कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ दर की बात करते हैं, दूसरे दर की बात करें जिसको हम लोग दर स्टार बोल दें, तो k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आयतन देखो कितना दिया, 1/4, तो क्या होगा आपका, इसके k की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका
4a, यहाँ पे आयतन को 1/4 करेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी हो जाएगी इसकी, क्या हो गया आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी सांद्रता 4 गुना बढ़ जाएगी। जब सांद्रता 4 गुना बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4a, यहाँ पे क्या होगा आपका 4b हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इसका मतलब क्या करेंगे, आयतन को 1/4 गुना कम करने पर सांद्रता कितनी होगी, 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइड बाय, सेकेंड को फर्स्ट से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, दर दर इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4a 4b, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k a, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो b से b कट गया, a से a कट गया, k से k कट गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या दर यहाँ पे क्या होगा आपका दर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो लिखा जाएगा क्या 16, कितना होगा आपका 16 दर। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा आपका, सॉरी कितना दिया आपका 16 गुना 16। ठीक है ना। 16 गुना 4 हो जाएगा, कितना होगा आपका 4 चौका 16, तो 16 का 16 गुना हो जाएगा। कितना होगा आपका 16 गुना हो जाएगा। 4th इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, आयतन को क्या करेंगे 1/4 तक क्या करेंगे आपका, क्या कम करते हैं तो क्या होगा आपका सांद्रता, दर प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी आप अभिक्रिया की, 4 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 87 की। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे कथन क्या आर, कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। बात करेंगे कथन ए की बात किया जाए और कारण आर की बात करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मध्यम सांद्रता में प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका सही है। मध्यम सांद्रता में विद्युत क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता क्या होती है, कम होती है। किसमें, मध्यम सांद्रता में। तो ये तो आपका क्या होगा, सही हो गया। यहाँ बात करेंगे कम सांद्रता पर विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्ट प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में बहुत अधिक हद तक अलग हो जाते हैं। नहीं, अलग ही नहीं होते, बहुत कम, बहुत ना के बराबर क्या होते हैं आपके, अलग होते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, कथन ए सही है, कारण क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। देखो कथन ए सही, लेकिन कारण क्या होगा आपका, देखो ये भी सही है, कथन ए सही है लेकिन कारण क्या आपका ए सही नहीं है। सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 87 का कौन सा आंसर होगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हम लोग 88 की। नीचे दिए गए हैं, ये फिर वही बात आ गई, कथन और कारण की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, दिया गया है विद्युत अपघटन के दौरान H+ आयनों को प्राथमिकता देते हुए सोडियम आयनों को Hg इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज किया जाता है। आप जानते होंगे क्या, सेकेंड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे तो वहां दिया हुआ है क्या, विद्युत अपघटन के दौरान H+ आयनों को प्राथमिकता देते हुए सोडियम आयनों Na+, सोडियम आयन को देखो लिखा हुआ मरकरी, सोडियम आयन को मरकरी इलेक्ट्रोड पर क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम आयन को मरकरी इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज किया जाता है। तो भी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोड की प्रकृति धनायनों के डिस्चार्ज के क्रम को भी प्रभावित करती है। तो ये भी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोड की जो नेचर होती है धनायनों के क्या बोलेंगे, धनायनों के डिस्चार्ज के क्रम को भी क्या करती है, प्रभावित करने लगती है, कम या ज्यादा करती है। तो ये भी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो क्या होगा 87 का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं। और क्या होगा आपका, कारण कथन क्या सही व्याख्या करता है, तो दोनों सही है क्योंकि धनायनों की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी यहाँ पे सही। 4th इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं हम लोग हैं 89 की। तो सेल की ऊष्मा दक्षता बताइए जल्दी से आप लोग, सेल की ऊष्मा दक्षता निम्न द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऊष्मा दक्षता की बात करते हैं, ऊष्मा दक्षता
उष्मागतिक दक्षता, उष्मागतिक दक्षता की बात किया जाए, उष्मागतिक दक्षता की बात करते हैं हम लोग हैं, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी अपान क्या होता है, डेल्टा एच होता है। यहाँ पर याद रखिएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है, और यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा एच हो जाएगा। तो आंसर्स कौन सा हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका, नीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस एन एफ ई अपान क्या होगा आपका डेल्टा एच। तो आंसर थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कथन और कारण दो दिए हुए हैं। पूछा क्या गया है बताइए, यहाँ पे पूछा गया क्या, रुद्रोष्म मुक्त प्रसार के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा स्थित रहती है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, स्थिर होती है। तो ये तो क्या होगा आपका सही हो गया। किया गया कार्य शून्य है और उष्मा में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। ये भी आपका क्या सही है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। और क्या बोलेंगे, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या है, किया गया कार्य शून्य, डेल्टा क्या बोलेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि क्या बोलेंगे उष्मा परिवर्तन भी क्या है, क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे शून्य हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 90 का फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 91 की बात करते हैं। तो 91 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में समान बंध कोटि वाली प्रजातियों की जोड़ी है। इसका मतलब पूछा क्या कि बांड ऑर्डर। तो बांड ऑर्डर आप जानते हैं, बांड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, बाइंडिंग माइनस एंटी बाइंडिंग अपान क्या होता है 2। ठीक है ना। तो बांड ऑर्डर इज इक्वल टू बाइंडिंग माइनस एंटी बाइंडिंग अपान 2 होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, अगर हमने एक ट्रिक आपको बताया होगा, याद भी कर लीजिएगा, आप लोगों को याद भी होगा, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बांड ऑर्डर कितना होता है, 3.0 होता है। उसके बाद यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, इधर क्या लिखिए 13 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए आप लोग 12 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। यहाँ पे से कम करते जाइए, इधर भी क्या कर बढ़ाते जाइए। तो 0.5 डिग्री क्या बोलेंगे 0.5 कम करते जाइए। इसका मतलब इसको क्या कर लिए कांस्टेंट मान लीजिए, 15 वाले का कितना होगा आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी बात करेंगे तो 2.0 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो कितना होगा आपका 2.0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जिसके पास देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 + 8, 8 से कितना होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बांड ऑर्डर कितना होगा आपका 3.0 हो गया आपका। बंध क्रम की बात करते हैं, यहाँ देखो NO+ दिया हुआ है तो क्या 7 इसके पास है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो बांड ऑर्डर कितना होगा आपका 3.0। ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे तो 7 और यहाँ पे 8 कितना होगा 15 और एक कितना आ जाएगा 16। देखो 7 8 15 16, तो 16 वाले कितना होता है बांड ऑर्डर। बंध क्रम की बात करेंगे तो 2.0 क्या होगा आपका 2.0, इसका क्या होगा आपका 2.0 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 6 और 7 13 और एक निगेटिव चार्ज 14 वाले का बांड ऑर्डर कितना होता है 3.0 हो जाएगा। इसकी बात करें हम लोग O2 का बांड, देखो O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 16 होता है तो इसका बांड ऑर्डर कितना होगा 2.0 हो जाएगा। N2 की बात करेंगे तो कितना होगा 3 बांड होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बांड ऑर्डर कितना होगा 3.0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ O2 की बात करेंगे तो ये ऊपर हमने क्या बताया 2.0 और B2 की बात करेंगे तो कितना होगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका बंध क्रम क्या हो जाएगा आपका 1.0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समान बंध कोटि वाली, ठीक है ना, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 92 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति दर्शाता है। तो याद रखिएगा हमेशा, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग बात करते हैं आर्थोनाइट्रोफिनाल में, किसकी बात करें हम लोग आर्थोनाइट्रोफिनाल की बात करते हैं
आर्थो नाइट्रोफिनाल की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, अगर आर्थो नाइट्रोफिनाल है, ठीक है ना, आर्थो नाइट्रोफिनाल है, यहाँ पे क्या है आपका O और यहाँ पे क्या है आपका H है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अगर पास पास होते हैं तो यहीं पे क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध यहाँ पे होगा, तो क्या होगा, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मालिक्यूल के बीच में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाएगा। इसमें देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया, तो क्या होगा आपका, यहाँ H2O2 है तो यहाँ पे कैसे ऊपर पर नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर याद रखिएगा, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध इसी में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दूसरी बात, और किसमें सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, HF में होती है। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे, सॉरी किसमें होती है, स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, HF में होती है। H2O में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कितना, 4 होती है। अमोनिया में कितनी होती है आपकी, 3 होती है। याद रखिएगा, पूछेगा स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में, और देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति किसमें होता है, आर्थो नाइट्रोफिनाल। क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थो नाइट्रोफिनाल, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 93 की बात करें तो 120 डिग्री के बंद कोण वाली प्रजाति है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात करें हम लोग ClF3 की बात करते हैं, तो यहाँ याद रखिए ClF3 की बात करें हम लोग तो Cl लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए F, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, F लिख दीजिए, और यहाँ पे F लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका F हो जाएगा। इनके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो देखो क्या होगा आपका 120 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, इसमें तो होगा नहीं। NF3 की बात किया जाए तो देखो NF3 की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका NCl3, क्या होगा आपका NCl3। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, तो इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या 120 डिग्री का नहीं होगा। PH3 की बात करें तो अगर PH3 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है आपका 3 हाइड्रोजन आपको ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी क्या है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 120 डिग्री नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका 120 डिग्री होगा। क्या होगा आपका 120 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। इसके बीच में भी क्या होगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा, इसके बीच में भी क्या होगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा, और sp2 हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए बात करते हो इसका आंसर कौन सा जगह आपका BF3, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल कौन सा होगा आपका BF3 हो जाएगा। आइए बात करते हैं 94 की। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से क्या करना है, मैचिंग करना है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, CO+3 दिया हुआ है। तो अगर CO की हम लोग बात करते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 27 होता है, प्लस का 3 चार्ज है। इसका मतलब आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख ले रहे हैं, आर्गन का 18। फिर क्या होता है आपका 3D, ऐसे लिखिए 4s2, और क्या होगा आपका 3D7। इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3D6। और अगर 3D6 होगा तो D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, D सब सेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5 होते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इसके लिए क्या पूछा गया है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n+2 क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ बात करेंगे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 + 2 6, तो कैसे निकल जाएगा आपका 4 × क्या हो जाएगा 6, तो कितना होगा रूट में 24
बोर मैग्नेटान हो जाएगा। क्या होगा आपका 24 बोर मैग्नेटान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ए का क्या हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा। क्रोमियम +3 की बात किया जाए, अगर क्रोमियम +3 की बात करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का 18 और क्या लिखेंगे 4s1 और क्या होगा आपका 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो क्या बचेगा आपका आर्गन का 18 और क्या होगा आपका 3, देखो यहाँ पे एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका 3d3 की बात करेंगे। और अगर 3d3 है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे डी सब सेल की बात की तो 5, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फार्मूले पर रखेंगे 3 + 2 तो 5 3 जा कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्रोमियम का कितना हो जाएगा आपका 3rd। और यहाँ पे आयरन की बात करें तो आयरन का हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा प्लस का 3 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 4s2 3d6 लिखते हैं, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3d5 हो जाएगा। तो अगर 5 होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 + 2 7 5 का कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। और इसकी बात करें Ni + 2 तो इसका कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 2 कितना होगा आपका 8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, ए का 4th तो इसमें ए का 4th दिया हुआ है, बी का थर्ड इसमें दिया हुआ है, सी का सेकेंड, सी का देखो यहाँ पे सेकेंड, यहाँ कितना दिया फर्स्ट, तो यही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी का क्या दिया है सेकेंड, तो आपका यही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 94 का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 4th इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो खूब अच्छे से पेपर आप लोग करते रहिए। देखिए पूरा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग भी एनालिसिस करते रहिएगा। आइए बात करते हैं 95 की बात करें तो उस संक्रमण तत्व की का मान बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो भी जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो वही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्कैंडियम जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है +3, ऑलवेज ओनली +3 होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर पे क्या होता है +1 भी होता है और +2 होता है। जिंक की बात करेंगे क्या होगा आपका नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्या बोलेंगे हम लोग संक्रमण तत्व में नहीं आता है, संक्रमण तत्व में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका ए, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर दिया हो केवल ए। ठीक है ना, संक्रमण तत्व में नहीं आता है, इसको हम क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं असंक्रमण तत्व, असंक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, तो 95 का आंसर कौन सा जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए 96 की बात करते हैं हम लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपसे पूछा गया पी के ए मानों का सही क्रम है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। यहां हम लोग बात करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, तो देखिए पी के मानों का सही क्रम पूछा गया है। तो याद रखिएगा अम्लीय सामर्थ्य, क्या पूछेगा आपसे अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य की बात किया जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताइए, क्या होता है आपका -m प्रभाव। क्या बोलेंगे -m प्रभाव होता है। और यही क्वेश्चन पूछेगा क्या पी के ए, क्या बोला जाए आपसे पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा आपका अम्लीय सामर्थ्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m प्रभाव। इसका मतलब इस पर क्या होता है आपका -i और क्या हो जाएगा आपका -m। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है माइनस का i होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस का i। तो इसका मतलब क्या -i -m किस में ज़्यादा होगा आपका, इसमें सबसे ज़्यादा, फिर आपका सेकेंड, फिर आपका फोर्थ और फिर क्या आपका थर्ड। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा आपसे पी के, तो जिसका अम्लीय सामर्थ्य जितना ज्यादा उसका पी के वैल्यू क्या होता है उतना ही कम होता है। तो इसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, तो पी के वैल्यू क्या होगा सबसे
कम हो जाएगा। तो थर्ड का तो सबसे ज़्यादा और फर्स्ट का सबसे कम। तो देखिए थर्ड का सबसे ज़्यादा और फर्स्ट का सबसे कम, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं 97 की बात किया जाए। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड की बात करेंगे। तो एड्रेनालिन और एफिड्रिन दो जैविक रूप से सक्रिय दवाएं हैं, ये तो सही है, जो रक्तचाप बढ़ाती हैं, ये भी सही है। और इसमें तृतीयक अमीनो समूह होता है, तृतीयक नहीं होता है, क्या होता है, द्वितीयक होता है। क्या होता है आपका, द्वितीयक समूह होता है। क्या बोलेंगे, द्वितीयक। ठीक है ना, द्वितीयक समूह होता है, याद रखिएगा, तृतीयक नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया का उपयोग करके एनिलीन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनिलीन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, ये क्या होगा आपका, ये तो आपका सही हो जाएगा। याद रखिए गैब्रियल थैलामाइड की बात करेंगे तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, 1 डिग्री क्या होगा आपका, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए क्या होता है, प्रिपेयर नहीं करते हैं। किसको बनाते हैं हम लोग, एलिफैटिक अमीन को बनाते हैं। तो गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया का उपयोग करके एनिलीन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा आपका, ये सही है आपका, क्या हो, संश्लेषित हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, कथन फर्स्ट इज गलत है और कथन सेकंड क्या है आपका, सही है। कथन फर्स्ट क्या है आपका, गलत, लेकिन कथन सेकंड क्या है आपका, सही है। तो थर्ड इज द यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 98 की बात करते हैं। तो पूछा है ए और सी की संरचना क्रमशः होगी। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, एनिलीन को NaNH2/HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए सर क्या बनता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो NaNO2/HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा आपका, N2Cl। क्या होगा आपका, N2Cl बन जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, N2+ और क्या होता है आपका Cl-। क्या होता है आपका, N2+ और क्या होगा आपका Cl- होता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, फिनाल। दो क्योंकि क्या होगा आपका, फिनाल बन जाता है। अब फिनाल को आप जानते हैं जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाता है। तो सी क्या बन जाएगा सर आपका, बेंजीन बन जाएगा। तो पूछा गया आपसे क्या, ए और सी क्या होगा। तो ये क्या होगा आपका, क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और सी क्या होगा आपका, बेंजीन। तो देखिए कौन सा आंसर है आपका, देखिए यही एक आंसर दिया हुआ आपका है, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग 99 की। तो क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है। तो हम जानते हैं वुड्स रिएक्शन अभिक्रिया की बात किया जाए तो वुड्स रिएक्शन की अभिक्रिया में सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध पाए जाएंगे। यहाँ एल्डिहाइड कंडेंसेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, जैसे CH3CHO ले लेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, बंध बन जाएगा। यहाँ बात करें हैलोफॉर्म अभिक्रिया, देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया में ही क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना। और कोलवे की विद्युत अपघटनी बी कार्बोक्सिलीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, यहाँ तो हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका CH3 बन जाएगा। तो क्या होगा आपका, देखो वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे तो 2RX प्लस क्या बोलेंगे, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, R और R हो जाएगा। देखो दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बंद है। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, CH3CHO के 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH ले लेंगे। ठीक ना। तो डाइल्यूट NaOH या KOH लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहीं पे देखो आपका क्या बनेगा आपका, CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा। और अगर फिर हम लोग यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH,
डबल बॉन्ड यहाँ पे CH और क्या बन जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 नहीं, हाँ देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका देखो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे CHO होगा ना, ठीक है। देखो और हेलोफॉर्म की बात किया जाए तो हेलोफॉर्म में ही क्या बनेगा आपका, इसी में क्या होता है आपका, ये हेलोफॉर्म की बात किया जाए तो अगर हेलोफॉर्म ले ले हम लोग क्या, तो RCO यहाँ पे CH3 के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ, X2 ऑब्लिक किसके साथ, बेस की प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहीं पे बताओ R यहाँ पे CO यहाँ पे क्या O यहाँ पे Na बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3, यहीं पे क्या होता है हेलोफॉर्म। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की बात किया जाए तो क्या होगा आपका CH3CO यहाँ पे क्या होगा आपका O और ले लीजिए आप क्या, यहाँ पर CH3COO और ले लीजिए आप क्या Na ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप Na, ठीक है ना। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इसके 2 मोल ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, यहीं पे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3। देखो कार्बन कार्बन के बीच में बंध बन रहा है तो इसी में आपका बंध नहीं बनेगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी बंध का कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, ग्लूकोज HCN और NaHSO3 के साथ अभिक्रिया करता है, NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर ग्लूकोज की बात किया जाए तो CHO यहाँ पर CHOH यहाँ पे 4 हो जाए और फिर क्या बोलेंगे आप लोग CH2OH की बात करते हैं। अगर हम लोग क्या HCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर CHOH यहाँ पे क्या होगा आपका CN और यहाँ पे क्या होगा आपका CHOH यहाँ पे 4 हो जाएगा और फिर क्या होगा आपका CH2OH हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करता है लेकिन इसके साथ रिएक्शन कर देगा। यहाँ बात करेंगे हम लोग क्या, माल्टोज एंड लैक्टोज क्या होते हैं, अपचयित शर्करा होते हैं, तो एकदम सही है। माल्टोज एंड लैक्टोज क्या होते हैं, अपचयित शर्करा होते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, एकदम सही है। इसको भी क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा के रूप में क्या करते हैं हम लोग, जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। तो सेकेंड और थर्ड क्या, केवल सेकेंड और थर्ड क्या होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 81 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आप लोग पेपर को एनालिसिस करिएगा और बताइएगा कितने मार्क्स आप लोग के आए। आई होप आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। तो फिर अगले FST मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।